हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर एनसीईआरटी में 5th नंबर का चैप्टर्स है। ये अगर आपको समझना है तो आपको पूरा सरफेस के बारे में क्लियरली समझ में होना चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री मतलब सरफेस के ऊपर जो भी रिएक्शन हो रही है, सरफेस के ऊपर जो भी रिएक्शन हो रही है उसे हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सरफेस है मतलब 2 डिफरेंट फेज़ होने चाहिए, हेट्रोजीनियस फेज़ होने चाहिए। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं तो उसे बोलते हैं हम सरफेस के लिए केमिकल रिएक्शन। तो सरफेस केमिस्ट्री स्टडी करना है तो मेनली अगर सरफेस केमिस्ट्री आपको स्टडी करना है तो उसके लिए आपको पहले जो मैं बता रहा हूँ मेन 4 पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे। फर्स्ट एड्सॉर्प्शन, सेकेंड एड्सॉर्बेट, थर्ड एड्सॉर्बेंट, फोर्थ डिसॉर्प्शन। आई रिपीट, फर्स्ट एड्सॉर्प्शन, सेकेंड एड्सॉर्बेट, थर्ड एड्सॉर्बेंट एंड फोर्थ डिसॉर्प्शन। राइट। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ ये सरफेस है, ये सरफेस जो हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ये सरफेस है। अगर सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं तो ये रिएक्शन मॉलिक्यूल अंदर घुल मिल नहीं जाने चाहिए, सिर्फ वांडरवाल फोर्स या तो फिर केमिकल बॉन्ड्स ही बनने चाहिए। तो ये एड्सॉर्प्शन रिएक्शन है। यहाँ पर ये सरफेस को बोलते हैं हम एड्सॉर्बेंट और जो मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं वो है एड्सॉर्बेट। आई रिपीट, मैं आपको एड्सॉर्प्शन की रिएक्शन आपको डेफिनेशन बोलता हूँ। द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म एड्सॉर्प्शन। मतलब कि जो मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं, सिर्फ बाइंड हो रहे हैं, उसे बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन। अभी एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट है डिसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट क्या है? डिसॉर्प्शन। मतलब कोई मॉलिक्यूल उसके साथ अगर बाइंड हो रहे हैं तो ये एड्सॉर्प्शन है, और उससे ऑपोजिट जा रहे हैं मतलब बाइंड नहीं हो रहे, उससे रिमूव हो रहे हैं, उसे बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर मतलब जो हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वो एड्सॉर्प्शन है। जो मॉलिक्यूल मतलब सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं तो ये सरफेस को हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल उसके साथ गैसियस मॉलिक्यूल या तो लिक्विड मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम एड्सॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट। राइट। और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। यहाँ पर जो अंदर ब्लैक मॉलिक्यूल है वो है कार्बन, तो वो है एड्सॉर्बेंट। उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम एड्सॉर्बेट। मतलब जो सरफेस है वो हुआ बेंट और उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो है बेट। बोलो क्लियर? नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन हो गई कि द मॉलिक्यूल स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट और accumulate at the surface is term adsorbate। मतलब लाइक पार्टिकल्स ऑफ कलर्स, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स अगर उसके ऊपर बाइंड हो रहे तो वो पार्टिकल को हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट। पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट। उसके बाद एड्सॉर्बेंट जो सरफेस है उसे हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट। उसके एग्जाम्पल्स है चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलॉइड्स एंड मेटल। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिलिका जेल कहाँ पर आता है और एल्यूमिना जेल क्या है वो समझा देता हूँ। आपने शायद बाजार से कोई प्लास्टिक की चीज़ नई खरीदी है तो उसके अंदर एक मतलब बैग आता है। उस बैग के अंदर वाइट कलर के जो बॉल्स आते हैं वो है सिलिका जेल। वो क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब सरफेस से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल में समझा रहा हूं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल एड्सॉर्बेट के ऊपर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो जो पूरा बन रहा है उसे बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्बेंट उसके ऊपर एड्सॉर्बेट तो पूरा हो गया एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्प्शन। क्या हो गया? पूरा
एडसॉर्प्शन। आई रिपीट, जो एग्जाम्पल मैंने बताया था वही एग्जाम्पल अगेन। उसके बाद सरफेस है, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल अगर एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो ये जो सरफेस हुआ वो हुआ एड्जॉर्बेंट। क्या हुआ? एड्जॉर्बेंट। और उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम एड्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। नेक्स्ट, एडसॉर्प्शन का ऑपोजिट मैं बता रहा हूं डिसॉर्प्शन है। एडसॉर्प्शन का ऑपोजिट क्या है? डिसॉर्प्शन है। एक सरफेस, मॉलिक्यूल उसके ऊपर आ रहे हैं, मॉलिक्यूल उसके ऊपर आ रहे हैं और उसके साथ बाइंड कर रहे हैं, तो ये हो गया एडसॉर्प्शन। और अगर यही मॉलिक्यूल उससे सरफेस छोड़ के जा रहे हैं उसे बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन। अभी डिसॉर्प्शन होने के दो रीज़न है, डिसॉर्प्शन होने के दो रीज़न है। टेम्परेचर इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो रहा है या तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। मैं आपको रिपीट समझा रहा हूं, यहां पर देखो मैं रिपीट समझा रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज ये एग्जाम्पल एक्चुअल में एडसॉर्प्शन का नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझने के लिए आप कैसे उसे इमेजिनेशन कर सकते हो वो समझा रहा हूं। कि अगर हम एक कॉटन ले लें और सरफेस के ऊपर जो पानी है, अगर कॉटन को उसके ऊपर डाल दे तो वो पानी को क्या करता है? एड्जॉर्ब कर देता है। तो पानी, वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ? एड्जॉर्बेट। वो कॉटन क्या हुआ? एड्जॉर्बेंट। कॉटन क्या हुआ? एड्जॉर्बेंट। एंड पूरा प्रोसेस हो गया एडसॉर्प्शन। क्या हो गया? एडसॉर्प्शन। अगर ये गीला कपड़ा अगर मैं बाहर सोख देता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, तो ये हो गया डिसॉर्प्शन। क्या हो गया? डिसॉर्प्शन। और सेकेंड एग्जाम्पल कि टेम्परेचर इंक्रीज एडसॉर्प्शन डिक्रीज। मैं आपको और एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। सपोज ये सरफेस है, ये सरफेस, इसके ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब होते हैं, राइट? सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं। अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल का मैं प्रेशर कम कर दूं तो ये प्रेशर कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन। मतलब एडसॉर्प्शन समझ में आ गया, एड्जॉर्बेट समझ में आ गया, एड्जॉर्बेंट समझ में आ गया, और डिसॉर्प्शन ऑपोजिट टू एडसॉर्प्शन कौन सी कंडीशन में होंगे? या तो टेम्परेचर इंक्रीज या तो प्रेशर डिक्रीज, राइट? नेक्स्ट, एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ और एक मॉलिक्यूल आता है, रिएक्शन कर जाता है, घुल मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं हम एडसॉर्प्शन। उसकी सरफेस के ऊपर अगर वो एड्जॉर्ब हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम एडसॉर्प्शन। एंड सेकंड रिएक्शन में वही मॉलिक्यूल किसी की प्रेजेंस में वो रिलीज कर जाता है तो उसे बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। उसके बाद examples, it is clear from the above examples that solid surface can hold the gas or liquid molecule by virtue of adsorption। मतलब वो मॉलिक्यूल किससे उसके ऊपर ठहरते हैं कि वो एडसॉर्प्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसीलिए वो सरफेस के ऊपर आते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एडसॉर्प्शन प्रोसेस। अभी इसमें समझो O2 गैस, H2 गैस, CO गैस, Cl2 गैस, NH3, SO4 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal. It is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decrease. The gas molecule concentrate at the surface of the charcoal। मतलब चारकोल की सरफेस के ऊपर वो गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? एड्जॉर्ब कर जाएंगे। दैट इज गैस आर एड्जॉर्ब एट द सरफेस। तो चारकोल सरफेस जो हुआ उसे बोलते हैं हम एड्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेंट। चारकोल सरफेस को बोलते हैं हम एड्जॉर्बेंट। और जो गैस है उसे बोलते हैं एड्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। और पूरा प्रोसेस हो गया एडसॉर्प्शन। अभी यही कंडीशन में अगर हम गैस का प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, गैस का प्रेशर क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, तो वो गैस मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। सेकेंड एग्जांपल्स, इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मिथाइल ई, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड and the solution is well set, it is observed that the filter turns colorless. The molecules of the dye thus accumulate on the surface of the charcoal, that is adsorption। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग
कि चारकोल के अंदर वो सॉल्यूशन बना रहे कलर, तो वो उसका कलर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ रो शुगर व्हेन पास ओवर अ बेड ऑफ एनिमल चारकोल बिकम्स कलरलेस एज अ कलरिंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय अ चारकोल। मतलब जो कलर है, येलो कलर की शुगर आती है, वो जो कलर है वो कलर वो चारकोल सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब कलर हुआ एब्जॉर्बेट और जो चारकोल है वो हो गया एब्जॉर्बेंट, और ये प्रोसेस हो गया एडसॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस हो गया, एडसॉर्प्शन। बोलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, AD एंड AB, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मैं समझा देता हूं। एडसॉर्प्शन में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल उसकी सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर एंटर नहीं होते हैं। लेकिन एब्सॉर्प्शन मैंने जो आपको वो गीला कपड़ा वाला एग्जांपल समझाया था, वो एक्चुअल में एब्सॉर्प्शन है। क्या है, एब्सॉर्प्शन है, राइट। तो उसके अंदर, सरफेस के अंदर एंटर हो जाते हैं, पूरे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम एब्सॉर्प्शन। एंड सिर्फ बाहर से वो अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर टिकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। बोलो डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर वो आपको पूरा थ्योरी समझाया दिया है। उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये पूरी थियोरी है, वो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर फिगर है, फर्स्ट है एब्सॉर्प्शन, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर पूरा चला जाता है। मैंने बताया पूरे सिस्टम के अंदर ऐड हो गया, तो वो है एब्सॉर्प्शन। क्या है वो, एब्सॉर्प्शन। और सिर्फ सरफेस के ऊपर डिफरेंट फेज प्रेजेंट है और उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं हम एडसॉर्प्शन। क्या हुआ, एडसॉर्प्शन। बोलो समझ में आया। सेकेंड एग्जांपल्स, उसमें जो फर्स्ट थ्योरी है कि सरफेस के अंदर अगर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, मतलब पूरे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं, पूरे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम एब्सॉर्प्शन, AB। एंड अगर सिर्फ बाहर से अट्रैक्ट होते हैं, सिस्टम के अंदर ऐड नहीं होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एडसॉर्प्शन। बोलो क्लियर है, राइट। नेक्स्ट यहां पर और मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। ये एग्जांपल में देखो, जो फर्स्ट फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ चारकोल की सरफेस के ऊपर लेयर बना रहे हैं, तो ये है एडसॉर्प्शन। एंड चारकोल के अंदर एंटर हो जाते हैं, पूरे सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एब्सॉर्प्शन। दैट मीन्स अभी आपको जो मैंने थ्योरी समझाई, उसमें मैंने टोटल फर्स्ट समझाया एडसॉर्प्शन, सेकंड समझाया मैंने एड्सॉर्बेट, थर्ड समझाया मैंने एड्सॉर्बेंट, फोर्थ समझाया मैंने डिसॉर्प्शन, एंड फिफ्थ समझाया मैंने एब्सॉर्प्शन। अभी सब क्लियर है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये चैप्टर में अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थियरी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन कब होता है ये समझ लो। अगर सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल आता है, उसके ऊपर टिकता है, तो यहाँ पर उसकी एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्या होगी, उसकी एंथैल्पी डिक्रीज होगी। एंथैल्पी डिक्रीज होगी, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, तो इसके लिए मैं समझा रहा हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऑन द बेसिक ऑफ इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी है। अभी कुछ भी करके आपको डेल्टा जी नेगेटिव कर लो तो ये सिस्टम स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, मतलब अपने आप हो रहा है। स्पॉन्टेनियस दैट मीन्स अपने आप हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब फर्स्ट कोई भी सरफेस जब हम एडसॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, तो उसके ऊपर एडसॉर्प्शन स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर वो अपने आप, मतलब स्पॉन्टेनियसली वो एड्सॉर्ब होता जाता है, स्पॉन्टेनियसली एड्सॉर्ब होता जाता है। जैसे ही एडसॉर्प्शन मतलब सरफेस की कैपेसिटी खत्म हो जाए, तो उसके बाद एडसॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है। वो क्यों होता है,
तो कि यहाँ पर लिखा है विच इज स्पॉन्टेनियस, अ कंबाइंड ऑफ दिस टू फैक्टर्स मेक्स डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव कैसे बनती है, तो यहाँ पर एज द एब्सॉर्प्शन प्रोसेस डेल्टा एच बिकम्स अ लेस, एंथैल्पी डिक्रीज हुआ एंड लेस नेगेटिव, अल्टीमेटली डेल्टा एच इज बिकम्स टू टी डेल्टा एस, डेल्टा एच डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर एंड चेंज इन एंथैल्पी दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर सेम हो रहा है तो डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो डेल्टा जी टोटल हो जाएगा 0। ये कब, जब सरफेस के ऊपर एब्सॉर्प्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है तब। बोलो आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन। याद रखो यहां पर जो एब्सॉर्प्शन हो रहा की डिस्कशन हम कर रहे हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन, फिजिकल एब्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं उसे, एंड केमिकल एब्सॉर्प्शन जिसे बोलते हैं हम केमिसॉर्प्शन। यहाँ पर उसके लिए थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन आपको समझाया है कि फिजिकल एब्सॉर्प्शन वांडरवाल फोर्स होता है। वांडरवाल फोर्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वांडरवाल फोर्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। एंड केमिसॉर्प्शन में ओनली केमिकल बॉन्ड्स अकर्स, मतलब केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे एंड फिजिसॉर्प्शन में वांडरवाल्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड होंगे। अभी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझा देता हूं मैं आपको। फिजिकल एब्सॉर्प्शन उसे ही बोलते हैं हम फिजिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं हम? फिजिसॉर्प्शन। सेकेंड केमिकल एब्सॉर्प्शन, इसे बोलते हैं हम केमिसॉर्प्शन। फिजिकल एब्सॉर्प्शन में वांडरवाल्स फोर्स होते हैं, मतलब इट अराइज बिकॉज ऑफ वांडरवाल्स फोर्स, वांडरवाल फोर्स। केमिकल बॉन्ड, इट इज कॉज बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। फिजिसॉर्प्शन जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब कोई भी सरफेस, कोई भी मॉलिक्यूल को थोड़ा बहुत, उसका रेशियो अलग अलग हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। बट केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जो फिजिसॉर्प्शन होता है मतलब सरफेस के ऊपर से डिसॉर्प्शन भी हो सकता है एंड एब्सॉर्प्शन भी हो सकता है। जो सरफेस के ऊपर से डिसॉर्प्शन हुआ वो सरफेस अगेन एब्सॉर्प्शन कर सकती है, तो मतलब इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। एंड केमिसॉर्प्शन इरिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज ऑफ केमिसॉर्प्शन में क्या होता है कि जो कैटालिस्ट सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन करता है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स। अभी वही कैटालिस्ट वो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट नहीं बना सकता, दैट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। फिजिसॉर्प्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मतलब जो गैस इजीली लिक्विफाइड होंगे वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं कि H2O एंड CO2 एट रूम टेम्परेचर मोर एब्जॉर्ब कौन होगा? H2O, बिकॉज ऑफ H2O एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड फॉर्म, मतलब वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजीली लिक्विफेबल गैस आर एब्जॉर्ब रैपिडली। और केमिसॉर्प्शन में इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस विच कैन रिएक्ट विद द एब्जॉर्बेंट, सो केमिसॉर्प्शन। मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्शन करना है, वो डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिजिसॉर्प्शन की जो एंथैल्पी है वो लोअर है, मतलब -20 to -40 किलो जूल पर मोल है। याद रख लो ये माइनस वैल्यू है, मतलब एंथैल्पी रिलीज कर रहा है, मतलब ये प्रोसेस हुआ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। केमिसॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक ही है लेकिन मोर वैल्यू वो रिलीज करता है, -80 to -240 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल। मैंने अभी समझाया कि अगर एब्सॉर्प्शन हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है
तब भी वो डिसॉर्प्शन करेगा। मतलब लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एडसॉर्प्शन की जगह पर डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वो मैंने समझा दिया है। जब केमिसॉर्प्शन हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडसॉर्प्शन, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ये केमिकल रिएक्शन है, राइट। उसके बाद लो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, याद रखो अभी। लो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड एंड केमिसॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना एडसॉर्प्शन इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो मैंने जो कॉटन वाला एग्जाम्पल समझाया था वो फोल्ड करके आप पानी में डाल रहे हो तब वो जो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब हम पूरा उसे फैला देते और पानी के अंदर डालते तो वो पानी इजीली एब्जॉर्ब करेगा। मतलब फास्ट प्रोसेस कहाँ पर होगा, जहाँ पर वो जो कॉटन है वो जितना हम खोल के रखेंगे, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो सेम for chemisoption, it also depends on the surface area, it to increase with an increase of surface area. Last point, it results into multi-molecular layers. फिजिसॉप्शन में क्या होता है, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल बाइंड होते जाते हैं तो वो मल्टी मॉलिकुलर लेयर फॉर्म करता है, लेकिन अंडर हाई प्रेशर जितना ज़्यादा एडसॉर्प्शन उतना मोर। प्रेशर डिक्रीज होगा तो एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगा। एंड केमिसॉर्प्शन इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमॉलिकुलर लेयर। मतलब केमिसॉर्प्शन के मैकेनिज्म हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैटालिस्ट अगर एक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसका रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद ही नए मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब कर पाता है। ओके, तो इसके बाद तो ये समझ में आ गया होगा केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जो डॉटेड बॉन्ड है, डॉट, तो वो जो बॉन्ड है वो फिजिसॉर्प्शन की वजह से है। वो कौन से है, फिजिसॉर्प्शन है। उसके बाद यहाँ पर जो H2O एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहा है, तो जो डॉटेड बॉन्ड है वो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, उसे बोलते हैं हम वांडरवाल्स बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बोलते हैं, वांडरवाल्स बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स कि कहाँ पर होते हैं, केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स मेनली 3 टाइप्स के होंगे, मेटालिक, आयोनिक एंड कोवेलेंट। मेटालिक, आयोनिक एंड कोवेलेंट। तो ये सब आपने डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में वो केमिकल बॉन्ड चैप्टर में स्टडी कर लिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको वो एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद मेटालिक बॉन्ड मैं बता रहा हूं आपको कि पॉजिटिव चार्ज आयन उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है, जो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करता है, उससे वो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ये केमिकल बॉन्ड्स है। उसके बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स मैंने समझाए। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है और जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब 1 कैटायन 1 एनायन, उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसे बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। मतलब 3 टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड है, मेटालिक, कोवेलेंट एंड आयोनिक, वो केमिसॉर्प्शन में होगा एंड वांडरवाल्स फोर्स जो होगा वो फिजिसॉर्प्शन में होगा। अभी आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी फिजिसॉर्प्शन सरफेस के ऊपर आकर बैठता है, केमिसॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या तो एक्सेप्ट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये केमिसॉर्प्शन का एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन के एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। इसमें जो ब्लू कलर के एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल के बीच में बैठते हैं विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, तो वो हो गया फिजिसॉर्प्शन। एंड अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है या शेयरिंग करता है और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम केमिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन। मतलब जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसे बोलते हैं हम केमिसॉर्प्शन। एंड जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होता है, वांडरवाल फोर्स होता है, उसे बोलते हैं हम फिजिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन।
उसके बाद नेक्स्ट तो मल्टी मॉलिकुलर एंड यूनिमॉलिकुलर किसे बोलेंगे? फिजिक्स ऑप्शन इज मल्टी मॉलिकुलर। तो मल्टी मॉलिकुलर में क्या होता है? वन लेयर, उसके ऊपर लेयर बनते जाते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिकुलर। मतलब एक से ज़्यादा लेयर बन रहे हैं, वीक फोर्स होगा लेकिन लेयर बन रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम मल्टी मॉलिकुलर। एंड केमिस्ट ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ वन लेयर और उसके ऊपर एक लेयर पूरा बॉन्ड बना देता है, तो उसे बोलते हैं हम केमिस्ट ऑप्शन। क्या बोलते हैं उसे हम? केमिस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्सॉर्प्शन, ये मैं फटाफट समझा देता हूँ, जो टॉपिक्स हमने कवर किए वही है। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मैंने बताया आपको कि ये यूनिवर्सल है, थोड़ा बहुत होगा ही होगा। उसके बाद नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, जो वांडरवाल फोर्स ज़्यादा फॉर्म करेगा वो इजीली बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा, फिजिक्स ऑप्शन करेगा। रिवर्सिबल होगा, सॉलिड प्लस गैस, गैस प्लस सॉलिड, राइट। तो ये हो गया डिसॉप्शन। अगेन गैस प्लस सॉलिड तो हो जाएगा एड्सॉर्प्शन, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, लोअर एंथैल्पी होगी क्योंकि बहुत ही कम एंथैल्पी वो रिलीज कर सकता है, तो -20 to -40 किलो जूल पर मोल। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो कि हाई स्पेसिफिक है, मतलब वो जिसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकेगा, जिसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही केमिस्ट ऑप्शन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। वो इरिवर्सिबल है, मैंने आगे समझा दिया है कि अगर जब तक प्रोडक्ट बन जाए तो वो प्रोडक्ट अगेन कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करके रिएक्टेंट नहीं बना सकता, तो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसके ऊपर भी अप्लाई ही है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्सॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, राइट। उसके बाद एंथैल्पी, तो एंथैल्पी इसमें हाई एक्सोथर्मिक -80 to -240 किलो जूल पर मोल जितनी वो एनर्जी रिलीज कर सकता है। तो आज की लेक्चर में हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। कहाँ तक हो गया? एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन, राइट। उसके बाद एब्सॉर्प्शन, उसके बाद हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्लास, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन। तो ये फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन के जो एग्जाम्पल्स है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है। वो कौन से एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।